नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खान फहद। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी, आज थोड़ा देरी से आपके साथ जुड़ पाई, कुछ तकनीकी खराबियाँ थी इसकी वजह से। लेकिन फिलहाल की अगर आज की हम बात करें तो लग ही रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि खाली नीतीश कुमार से काम नहीं चल रहा है बिहार में। कि राम मंदिर के बाद उसको 24 घंटे के अंदर ही लग गया था कि इससे उससे 2024 लोकसभा इलेक्शन में उस तरह से वोट नहीं मिलने वाले हैं राम के नाम पर जिस तरह से उसने सोचा था। इसलिए 24 घंटे के अंदर ही कर्पूरी ठाकुर की एंट्री हो गई थी और 6 दिन के अंदर ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बार फिर से बिहार में सरकार बना ली। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही देखिए नया खेल शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव आज पटना ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, वहां उनसे पूछताछ चल रही है। कई घंटे हो चुके हैं और लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम ईडी के दफ्तर के बाहर है, जहां पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो वहां पर मौजूद है। नारेबाजी हो रही है, उनको लग रहा है कि बीमार जो उनका लीडर है उसको लगातार ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो उस वॉशिंग मशीन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है जिसमें धुलकर सबके सारे पाप धुल जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव वाहिद एक ऐसे नेता हैं जो ना सिर्फ अपनी राजनीति को दांव पे लगाकर बल्कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर जो अपने वैचारिक जो उन्होंने स्टैंड लिया है, जिससे उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, उससे किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तक उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है अपनी राजनीति के साथ। उन्होंने अपनी सेहत, अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया है। और यही वजह है कि उनकी बेटी रोहिणी ने एक के बाद एक ट्वीट किए, कहा कि सहायक तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी की जानकारी के मुताबिक ईडी के दफ्तर में 15 सीआरपीएफ के लगान बताए जा रहे हैं जिनकी एंट्री हुई है। उसके बाद से ये डर सता रहा है और ये डाउट जो है वो और स्ट्रांग हो गया है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक यहाँ पर बात नहीं थम रही है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हो गई है। कल एक पूर्णिया में बड़ी महागठबंधन की रैली वहां पर होने जा रही है, जिसमें आरजेडी से लेकर सीपीआई, सीपीआईएमएल सबके नेता उसमें शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी, अर्जुन खड़गे, सब लोग वहां पर हैं। जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाएगा कि नीतीश कुमार के अलग होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है और इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बल्कि बिहार में वो और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसीलिए हेमंत सोरेन के जो दिल्ली आवास है वहां पर ईडी पहुंची, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे, कागजों को खंगाला गया है और वहां पर भी ये डाउट्स पैदा हो गए हैं कि क्या हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 27 तारीख को 11:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन दिल्ली आए हैं और उसके बाद से हेमंत सोरेन कहां है किसी को नहीं पता है। इस बीच खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए ईडी को ये कहा है, क्योंकि 29 और 31 तारीख में से एक चुनने के लिए कहा गया था ईडी की तरफ से जब उनसे पूछताछ की जाएगी, तो 31 तारीख लगभग 3 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो ईडी के सामने वो पेश होंगे। लेकिन इस सबके बीच रांची में एक बड़ा उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। सीएम दफ्तर के बाहर भी बढ़ा दी गई है, बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये जो राज्यपाल है उनका ये कहना है कि पूछताछ में सहयोग जो है वो हेमंत सोरेन को करना चाहिए और जो कानूनी व्यवस्था है वो अभी ठीक नहीं लग रही है। और जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने रांची कूच करना शुरू कर दिया है। तो आप ये देखिए कि बिहार से लेकर झारखंड में पूरी तरीके से एक तरह की अफरा तफरी फिलहाल मचती हुई नजर आ रही है। और उससे आप ये समझिए जिस तरह का इल्जाम लगातार लगाता आया है कि, और आज जयराम रमेश ने भी कहा कि बीजेपी के दो सहारे हैं, दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई। ये उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और पूरी तरीके से मकसद सिर्फ एक है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। क्योंकि जब तक इंडिया गठबंधन इसी तरह से एकजुट होकर लड़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा,
तो जो बीजेपी ने जो कहा है 400 पार का नारा, जो एक जुमला उन्होंने गढ़ा है, उसको वो किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर पाएगी, उसे पता है। न राम मंदिर, न नरेंद्र मोदी का चेहरा, न बीजेपी संघ की ताकत कुछ भी फिलहाल काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नया खेल ईडी के जरिए खेलना शुरू कर दिया है। इसको कैसे देखा जाए? इंडिया गठबंधन के हवाले से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हवाले से, राहुल गांधी हेमंत सोरेन को लेकर और उसके साथ साथ 2024 की लोकसभा इलेक्शन को लेकर, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को दिखाइए। 3 मेहमान आप देख सकते हैं मेरे साथ। हेमंत अत्री जी हैं, जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लगातार उनको मेरे चैनल पर और तमाम जगहों पर देखते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अनिल जी। और डॉक्टर सुनीलम जी हैं मेरे साथ, जो कि किसान नेता हैं और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सुनीलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। सुनीलम जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके जो सिग्नल्स में उनमें थोड़ी सी परेशानी नजर आए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुनीलम जी, क्योंकि आप रास्ते में, इसलिए शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। फिलहाल जो ये पूरा घटनाक्रम है बिहार से लेकर झारखंड तक, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो ईडी का जो खेल किया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल? ये जो घटना क्रम रहा वो प्रत्याशित नहीं है। पूरा देश है कि ये सीबीआई, आईडी, ईडी के माध्यम से राज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो गुत्थी इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से नीतीश कुमार को तैयार किया गया, तो तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इन एजेंसियों की भी बड़ी भूमिका उसके अंदर रही है। ये खैर, जब तक ये बात पूरी बाहर नहीं आती है तब तक उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना बेकार है। लेकिन ये एक किस्म का फैसिलिटेट करने की बात है कि आप राज करोगे और हम तेजस्वी को भी जेल में डाल देंगे, लालू यादव भी जेल में डाल देंगे। ऐसा लगता है कि जिस प्रतिक्रिया हुई है, कम से कम 7-8 जिलों में मेरी बिहार के अंदर बातचीत हुई है। अब वहां पे कोई कह रहा है कि हम पुतला जलाएंगे, कोई कह रहा है कि हम उपवास करेंगे। मतलब जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो सभी लोग बहुत नाराज हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर हैं। तो एक परसेप्शन जो सुशासन बाबू का था उसको तो खत्म कर ही लिया है नीतीश कुमार जी ने। और अब जो भी कुछ होगा एक के बाद एक में, जैसा घटनाक्रम आ रहा है कि आपने एक सीएम को, हेमंत सोरेन को बताया जा रहा है। हालांकि अच्छे ढंग से बात बार बार होती है, क्योंकि ये बात मेरे साथ, खुद के साथ हो चुकी है कि पुलिस लापता, मतलब जब मेरे यहाँ पर एक हुआ था और पुलिस फायरिंग में मुझे रखा था और लोगों के ऊपर चल रहा था कि डॉक्टर सुनील लापता, 48 लापता। खुद शरद यादव पर आए थे, उनको भी बताया, खुद आए तो भी बताया गया कि मेरा कहने का ये है कि एजेंसियां एक तरह पूरा उसका एक माहौल बनाने का काम कर रही हैं और ये और भी जो विपक्षी दल हैं एनडीए के साथ, जो इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन्हें एक तरीके से टेरराइज करने की, उनके भीतर एक आतंक पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे हर समय, मेरा जिंदगी भर का अनुभव ये बताता है कि जब भी पुलिस इस तरीके की कोशिश करती है तो उसका नुकसान ही एस्टेब्लिशमेंट को होता है। ऐसा कभी हुआ, मैंने कभी नहीं देखा कि जिसके ऊपर ये कार्रवाई होती है उसको नुकसान होता। मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी कबर खोदने का काम बिहार के चल रहा है, झारखंड चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। ये बात सही है कि लोग जो है बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन अगर अभी आप ये नोटिफिकेशन अगर मार्च में होने वाला है और उसके बाद में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर यही सीनरो है, अगर इसमें ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो जो भी कुछ किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो जो है इनको आत्मघाती साबित होने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता लोगों को क्या थी? सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का और का एक तरीके का गठबंधन हो गया है जिसमें गरीबी है और मुझे लगता है कि और भी लोगों के साथ में, लेफ्ट के साथ में भी बातचीत हो जाएगी
और ये मतलब ये बात आप सुन ही चुके हैं कि भाई तमिलनाडु के अंदर तो बना ही हुआ है एक गठबंधन, है ना। केरल में गठबंधन होने का कोई सवाल नहीं है शिवसेना के साथ में, और कांग्रेस जी, डॉक्टर श्रीलम के कोई पास बहुत मैं ज्यादा लौटूंगी उसके उनका। अंदर दिक्कत नहीं है। जी जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, आपकी आवाज बीच में जी ब्रेक हो रही है। थोड़े से स्टेबल होंगे आपके सिग्नल तो मैं आपके पास लौटूंगी डॉक्टर सुनीलमन जी। लेकिन मैं फिलहाल ये भी बता दूं कि ईडी दफ्तर के बाहर पटना में बहुत गहमा गहमी फिलहाल देखने के लिए मिल रही है, और लगातार जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो और ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये डर लग रहा है कि लालू प्रसाद की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। और कल तेजस्वी यादव को भी टाइम, तेजस्वी यादव से भी कल पूछताछ होनी है। जिस तरह से अब तक की खबर है, 30 तारीख का समय उनको भी दिया गया था। हेमंत जी, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के लिए नया नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही क्या बीजेपी को ये पता चल गया कि खाली नीतीश से काम नहीं चल रहा है? जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 24 घंटे के अंदर ही पता चल गया था कि इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए अब हेमंत सोरेन से लेकर लालू प्रसाद यादव, हो सकता है तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ भी हो सकता है डील ही ये हुई हो नीतीश कुमार के साथ। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है घटनाक्रम से। 22 तारीख को राम मंदिर से लेकर के अब तक की अगर सारे घटनाक्रम की कड़ियां अगर आप जोड़ेंगी तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, एक नैरेटिव मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। पूरे तरीके से जिस तरीके को नैरेटिव को मैनेज किया जाता है, उसका एक कैलेंडर है बाकायदा, और उसपे मिनट टू मिनट उसको एग्जीक्यूशन और उसका ऑपरेशनलाइज करने का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रोफेशनल मशीनरी काम कर रही है। जब वो मंदिर का करके आए प्राण प्रतिष्ठा, वहां से वापस दिल्ली आते ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को खास तौर पे जो ओबीसी वर्ग है उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी ओबीसी काफी समय से कर रहे थे, और वो हम सबको बाद में समझ में आया कि उसको एक कार्ड बना करके, ट्रम्प कार्ड बना करके, और नीतीश को जो बहाना चाहिए था उसके जरिए वो शिफ्ट हुए, क्योंकि वो जो कर्पूरी ठाकुर साहब थे वो नीतीश के भी गुरु थे और लालू यादव के भी गुरु थे, और उनकी लेगेसी और दोनों क्लेम भी करते हैं। अब जो घटनाक्रम है, देखिए, अगर राम मंदिर से सब हो रहा होता, ये सब अगर बीजेपी का काम चल रहा होता, तो इमीडिएटली कर्पूरी ठाकुर की जरूरत नहीं थी तो भारत रत्न की, वो किया गया। उसके बाद उसके जरिए सरकार की अदला बदली की गई, पलटा पलटी की गई, उससे भी काम नहीं चला तो अब लालू जी को बुला लिया। उससे भी काम नहीं चल रहा है तो दिल्ली के अंदर शिबू सोरेन के यहाँ का क्या नाम है, हेमंत सोरेन के यहाँ सुबह से कार्रवाई का जो भी चल रहा है, ईडी उनके घर पे, शिबू सोरेन के घर पे, और ये सब, और कल तेजस्वी से जैसे आपने कहा। तो इन कड़ियों को जोड़िए आप, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व सत्ता में वापसी के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और ये डेस्परेशन ही दिखा रही है जो ये घटनाक्रम आपके सामने है। जो एजेंसियों के थ्रू राज करने की जो गुजरात मॉडल है, आपने गुजरात में भी देखा होगा, जो गुजरात का मॉडल था वो क्या था, वो यही सब था। वहां पर पुलिस थी, एंटी करप्शन ब्यूरो था, और विधानसभा के अंदर सवाल जवाब की मनाही थी। अब वो मॉडल यूं दिल्ली में आ गया है। सीबीआई की जगह ईडी ने ले ली है, क्योंकि ईडी में आपको पता है जब पीएमएलए लगाते हैं तो उसमें आपको जमानत नहीं मिलती और लंबे समय तक अंदर रखा जा सकता है, तो वो एक इफेक्टिव टूल हो गया है। अब सवाल केवल इतना है कि अगर राम मंदिर से काम चल रहा होता तो मोदी जी शायद कुछ समय लगाते कि भाई अगली चीजें बाद में करेंगे, और ये सारी चीजें जो बैक टू बैक हो रही है ये कुछ और दिखा रहा है, और मुझे लगता है ये यहां नहीं रुकेगा बुशरा जी, इसको समझिए आप। जो नीतीश कुमार ने पलटा पलटी की है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ होगा? पूरे देश के अंदर, आप बिहार को तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में तो जो नीतीश की जो दुर्गति होने वाली है, आप जून में देखिएगा, एक बार लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार को आप ढूंढते रह जाएंगे, मार्क माई वर्ड्स, जो उनका हाल होगा लोकसभा के अंदर। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहीं नहीं बख्शेगी उनको। उनकी सरकार के जितने भी जो उनकी पार्टी है उसमें से देखना कितने एमएलए का ऑपरेशन लोटस होगा। बीजेपी को वहां राज करना है, और नीतीश कुमार कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और जो ये नीतीश कुमार वाला जो देख रहे हैं ना आपके, जो हम सब पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न है, वो इमीडिएट प्रोवोकेशन तो थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड बहुत गंभीर है। और गंभीर ये है कि उसके जो फाइनेंसर है नीतीश कुमार की पार्टी के, उनके यहां बाकायदा ईडी ने रेड की थी, और सारे कागजात सरकार, केंद्र सरकार के कब्जे में थे।
और वो सारी चीजें, और उसमें एक डायरी भी है, और जो सीधे सीधे लिंक करती है आरजेडी की टॉप लीडरशिप को। ये है असली बैकग्राउंड। और ये नवंबर से खेल चल रहा था, अब जाकर के इसको एग्जीक्यूट किया गया है प्लान को। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। वरना मुझे एक बात आइए, क्या नीतीश इतने नासमझ हैं, वो नहीं समझ रहे भारतीय जनता पार्टी के खेल को? वो किसी भी सूरत में उनकी पूंछ पर पैर है ईडी का इस टाइम। उनके जो क्लोजेस्ट लोग हैं उनमें से कौन कब वादा का माफ गवाह बन जाएगा, जो इस देश में नया मॉडल है, किसी को नहीं पता। तो नीतीश ने वैसे नहीं किया ये। नीतीश को दिल्ली में कुछ लोग थे, दिल्ली में एक टॉप देश की नंबर 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है उसका भी रोल है, केसी त्यागी जैसे लोगों का भी रोल है, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल है जो नीतीश के बहुत नजदीक है, जो भाजपा के बहुत नजदीक है। और ये पूरा घालमेल वैसे नहीं हुआ है। इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव केवल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक भी सीट को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हकीकत ये है। और ये बिहार तक रुकेगा ये भूल जाइए आप। झारखंड में शुरू हो गया आपके सामने, और बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे के यहां भी साथ भी यही होता दिखाऊंगा मैं आपको। उसका कारण क्या है? इन्होंने महाराष्ट्र में अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए हैं, उसके बावजूद आज तक बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाई, जबकि अपनी सरकार है। क्योंकि इनको ये पता है कि शिंदे जो है वो शिवसेना की असली वारिस नहीं है, और वहां पर जो उन्होंने अजीत पवार को भी तोड़ लिया, फिर भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए अजीत पवार के पोते को ईडी का संबंध दिया गया है। तो ये कहानी यहां रुकने वाली नहीं है। एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है, जिस राम मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दांव खेल रही थी, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की जो अगर आप देखेंगे समकालीन उसमें, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इवेंट क्रिएट की गई राम मंदिर के नाम पर, उससे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अब ये सारी चीजें करने पे आ गया है। और इसका अंत कहां होगा? आप देखिए, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस जो है घर घर कांग्रेस शुरू किया, आज शुरुआत की जींद से, और कल उनको ईडी ने बुला लिया दिल्ली में। तो किसी को नहीं छोड़ रही है, सब इनकी फायरिंग के उसके निशाने पे है। अब विपक्ष को यह देखना पड़ेगा, और मैं तो ये कहता हूं कि जो इस सारे खेल का जो सबसे बड़ा लाभ होगा बिहार में, वो आरजेडी को होगा। लालू वहां से ऐसे उनको बेशक अंदर कर देंगे, तेजस्वी को भी अंदर कर दे बेशक, अब कांग्रेस को सारे का सारा बिहार का जो पूरा मामला है वो आरजेडी को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो 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 तेजस्वी की जो एक छवि बनी है, इतना सब होने के बावजूद आप देखिए लैंड ऑर्डर का कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ, सरकार की पलटापलटी होगी। और जो तेजस्वी की जो लोकप्रियता है इस समय, वो चरम पर है। उन्होंने किसी तरीके का डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया, कोई हल्की बात नहीं कही, नीतीश के अमानत में किस तरीके की कोई शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। तो वो चीजों को समझ रहे हैं, ही इज ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, और ऊपर से लालू का उन पे हाथ है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने वो जो सीटों का जो वो खेल करती है, जहां 4 चाहिए वहां 14 मांगती है, उसको छोड़ करके अगर वहां की पूरी बागडोर किसी तरीके से अगर लालू के हाथ में सौंप दिया, तेजस्वी के हाथ, तो बिहार का सफाया हो सकता है, ना केवल नीतीश का बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी, जो ये कर रहे हैं। और अगर कहीं गलती से लालू को अरेस्ट कर लिया या तेजस्वी को अरेस्ट कर लिया, फिर आप देखिए इनका क्या हाल होगा। तो डेस्परेशन के अंदर इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। और साथ तो जो आज हो रहा है कि उनके साथ दिया गया, बाहर से 2 बार दवाइयां भेजनी पड़ी, खाने के लिए कुछ भेजे, कितने बीमार हैं, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, और किडनी ट्रांसप्लांट वाले व्यक्ति का तो थोड़ा सा भी अगर तनाव होगा, बीपी होगा, या किस तरह की कॉम्प्लिकेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, आप सोचिए कितना जानलेवा है। तो क्या ईडी उनके घर जाके पूछताछ नहीं कर सकती थी सम्मान के तरीके से? तो ये जो कुछ हो रहा है, एक ये ऑप्टिक्स क्रिएट किया जा रहा है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये ऑप्टिक्स केवल लालू के लिए नहीं है, ये पूरे अपोजिशन ब्लॉक के लिए है, पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए है। देश इस बात को देख रहा है, और इसका बहुत खतरनाक किस्म का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये ऐसा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। और हमने ये भी देखा है, जब जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तब तब हेडलाइंस मैनेजमेंट की गई। और अब अनिल जी, क्या आपको लग रहा है कि कल पूर्णिया में जो बड़ी बैठक, जो एक महा रैली जो होने जा रही है, और ताकत यहाँ पर महागठबंधन अपनी दिखाता, उससे पहले कैसे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहीं और लगाया जाए और नैरेटिव कुछ और सेट किया जाए, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आगे इसी तरह की और तमाम चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी फिलहाल जो हो रहा है। नहीं, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का मामला नहीं है ये है क्या कि आप फिजिकली कितना बाधा पहुंचा सकते हैं कोई भी इवेंट को, कोई किसी लीडर को। अभी आप बताइए कि अभी जब मतलब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इतनी बड़ी नैरेटिव क्रिएट हो रही है अपोजिशन के लिए, उस समय आरजेडी के लीडर्स जो टॉप लीडर्स हैं, मतलब जो
लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, इन सब के पीछे जिस तरह से पुलिस मतलब लगाया है ईडी को, तो ये है क्या कि आप फिजिकली बाधा सीधे नहीं पहुंचा सकते, वहां बैरिकेड नहीं कर सकते, तो आप एक तरह की फिजिकल बाधा पहुंचा सके ताकि लोग, ये पुराना तकनीक है जो कि आपने कोई रैली हो रही है तो रेल यात्रा बंद करा दी, रेल ही बंद कर दी, फ्लाइट कैंसिल करवा दिया, ये उसी तरह के मतलब जो बहुत ही क्षुद्र किस्म के जिसको कहेंगे जो काम करने का। मैं असल में कहूंगा क्या कि ये सब जो है इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। सही कहा, बहुत मार्के की बात कही हेमंत अत्री जी ने कि राम मंदिर का जो ब्रह्मास्त्र जिसको लोग बताते रहे हैं और हमारा गोदी मीडिया उसको पहले से ही कह रहा था कि ये तो अब ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं है और मोदी मतलब स्वीप है, तो ये जो बताते रहे तो वो फेल कर रहा है। क्योंकि अगर राम मंदिर और जो हिंदुत्व है अगर उसी के साथ या मोदी का करिश्मेटिक जो करिश्माई व्यक्तित्व है वही काम अगर कर रहा था तो फिर इस तरह से ईडी सीबीआई का कैलेंडर क्यों बनता कि आज हेमंत सोरेन को दिल्ली में पकड़ ले, कल वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो गायब है। अब बताइए कि क्या चल रहा है। जो फेडरलिज्म जिसको आप संघवाद कहते हैं उसमें तरीका है। अब मुझको याद है कि इसका पालन किस तरह करते हैं। एक ऐसे ही अनाज के WTO के इशू पे बीपी सिंह ने के तरफ से ये होने वाला था प्रदर्शन, मतलब मुंबई में होने वाला था, तो उसको समर्थन दे रही थी मतलब इनकी पार्टी अपनी शरद पवार की किसानों के साथ थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा क्या कि देखिए इसमें शामिल नहीं होना है, इसीलिए कि हम कोई भी मंत्री को, क्योंकि आपको जो लॉ केंद्र हो या राज्य हो उसको कानून का और मतलब कानून मतलब वो प्रशासक है तो वो नहीं इस तरह की चीजों में शामिल हो सकता है। तो ये एक नॉर्म था कि आप जो है सिर्फ करने के लिए आप ऐसी इस तरह करने लगेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ये क्या है कि सीआरपीएफ जा रही है मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, वहां रांची में केस किया हुआ है सीआरपीएफ के खिलाफ, पुलिस ने वहां किया है कि यहाँ पर वो किस तरह से कोशिश कर रहे गिरफ्तारी और ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी। तो आप सोच लीजिए कि हालत यहाँ पहुंचे। स्टालिन और जो बंगाल है दोनों ने सीबीआई की एंट्री सीधे, जो उनको एक ब्लैंकेट मिला हुआ था कि आप हमारे यहाँ जांच कर सकते हैं, उसकी एंट्री बंद करवा दी। मतलब कि वो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि सीबीआई जो है तो हर एक केस में अपने मन से नहीं कर सकती, ईडी उनके परिधि में नहीं आता है लॉ एंड ऑर्डर के, इसीलिए ईडी को जो कहा उन्होंने उसको गिरफ्तारी का भी अनलिमिटेड अधिकार है तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप तहस नहस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि ये सब हम लोगों को कई बार लगता था कि ये हम लोगों ने जो है तानाशाही दरवाजे पर है। मुझको लगता है तानाशाही चालू है और वो ऑपरेशन में है, वो शुरू हो गया है। आप और इसकी घोषणा कर दी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान भी कई जगह दिलाया है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि राम मंदिर का जो अनुष्ठान करने का के लिए भगवान ने आपको चुना, वो आप ही थे जिसकी वजह से आपको चुना गया, भगवान ने चुना। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है घटना है वो मतलब कि इसकी इंडिपेंडेंस डे से तुलना की 22 जनवरी की, कि 22 जनवरी को जो है देश की आत्मा आजाद हुई और 47 में तो देश की काया मतलब उनका शरीर आजाद हुआ था, आज आत्मा आजाद हुई। मतलब वो उस इवेंट को ये बताना चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे के बराबर है। तो ये कैबिनेट का प्रस्ताव है ऑफिशियल। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि भगवान ने चुना है मोदी जी को और राम मंदिर जो लला की उद्घाटन जो हुआ है वो है देश की आजादी। तो ये नैरेटिव समझिए, और ये एक तरह से तानाशाही की घोषणा है, संविधान के खत्म होने की घोषणा है जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया। और वो तो है ही कि वो जो गए प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां उन्होंने पूजा किया, ये तो संविधान के विरुद्ध था ही। तो मैं कह रहा हूं क्या कि ये जो आप देख रहे हैं वो सीधे सीधे तानाशाही की घोषणा है। और मैं इसमें चकित नहीं होऊंगा कि 2024 के इलेक्शन के पहले
आप कुछ और भी हम्म। इस तरह की चीजें देखें जिससे ये पुख्ता हो जाए कि या तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब चुनाव आयोग या किस तरह का, अब वो किस तरह से होता है ये हमको मालूम नहीं। दूसरी बात ये है जी। कि इसके बावजूद ये नहीं समझना चाहिए, एक बात तो नीतीश के बारे में मैं आपको कहूंगा कि नीतीश महागठबंधन जो बिहार में बना था, जिसने उनको 2-3 सीटें पीछे रह गई थी सत्ता से, वो भी 150 वोट का जो था, जिसमें घपले हुए माना जाता है, तो वो जो है उसकी वजह से रह गए। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर एक जीत लिया था, मतलब चुनाव जीत लिया था, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर उसको रोक नहीं पाए थे। आप समझ लीजिए, दोनों मिलकर नीतीश और मोदी जी का चेहरा, बीजेपी का ये मतलब का नेटवर्क और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और पूरा प्रशासन, इसके बावजूद उसने करीब करीब मार्क जो है छू लिया था सत्ता का। तो आप समझ लीजिए कि कितनी इनकी ताकत है। अब ये भी इसकी भी सफाई होनी चाहिए कि नीतीश ने कोई स्टिच टुगेदर नहीं किया इंडिया गठबंधन को। महागठबंधन पहले से था और नीतीश दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दूसरे तरीके से कुछ भी करते तो वहां महागठबंधन उनको इजाजत नहीं देता। तो उन्होंने एक मीर जाफर की भूमिका निभाई है और वो आकर उन्होंने सैबोटेज किया पूरा इंडिया गठबंधन की नैरेटिव को, और अंत में मिलकर गया है। इसके पीछे जो कारण लेकिन हेमंत जी ने बताया वही कारण है, और यह कारण पहले से ऑपरेट कर रहा था। नीतीश को लग रहा था कि इसको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब वो राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी हो गई और वो जो डायरी कहते हैं मिल गई, जो डायरी मतलब इसकी आंच वहां तक पहुंचने लगी, तब उन्होंने जो अपने पुराने घोड़े थे जिसको इस्तेमाल वो दिल्ली में करते रहे हैं, वही जो जिनको आप राजनीतिक कहें या ब्रोकर कहें मुझको नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों ने उनकी मदद की। वो लोग पॉलिटिकल ब्रोकर्स हैं दिल्ली में, और ऐसे पॉलिटिकल ब्रोकर्स आपको चमचमाती गाड़ियों में और बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग करते हुए मिल जाएंगे। पत्रकारिता हमने भी किया, इन लोगों को हमने नजदीक से देखा है, मैं जानता हूं। इनके अड्डे भी हम लोग सब लोगों को पता है दिल्ली में। वही उन लोगों को हायर किया है ये मतलब जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार। ये समझ लीजिए कि इससे एक बात और साफ होता है कि ये जो गुजरात मॉडल है जो पीएमओ से बैठ के ऑपरेट होता है, उसको वो भी अकेले नहीं चला पा रहा है, वो भी पुराने दलालों की मदद लेनी पड़ती है, जो कि लंबे समय से 30-40 साल से दिल्ली में बिना कोई स्रोत के, मतलब आर्थिक स्रोत के, बिना कोई काम किए, किसी संसद में बिना प्रवेश किए हुए भी वहां पर खूब मजे की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हायर करना पड़ रहा है। मतलब कि दोनों तरफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो मॉडल है, पीआर कंपनीज है और आईटी सेल है, सब कुछ पैच करने के बाद भी उनको भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ रही है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए और लोगों को मिलना है। उन लोगों के जरिए ही ये ऑपरेशन नीतीश कुमार हुआ है। लेकिन इतना तय हो गया है कि 2024 आते आते नीतीश कुमार पहले ही 2024 के पहले इरेलीवेंट हो जाने वाले हैं। कोई उनकी ये नहीं रहेगी। और मैं इसमें मुझको संदेह नहीं होगा कि इस बीच में बिहार सरकार ऐसे कई फैसले लेगी जो नीतीश चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, और उनके ही कलम से उनकी मतलब जिसको आप कहते हैं एपिटाफ, जो शोक गीत लिखना, उनके ही कलम से उनका जो मृत्युदंड या जो भी आप कहें उनका उनकी सजा का, अपनी सजा को खुद ही लिखेंगे वो, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। और 24 घंटे बेहद अहम है बिहार से लेकर झारखंड के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लालू से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ ताकि उन्हें पता चले कि आखिर हम इस पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं यही यहाँ पर एक तरह से देखने के लिए मिल रहा है। शायद अभी डॉक्टर सुनीलम के पास हम नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर सुनीलम, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि वो ट्रेन में है, इसलिए मैं उनसे परमिशन जरा ले रही हूँ। लगता है उनके सिग्नल्स भी। जी जी आवाज आ रही जी आ रही है, लेकिन आपकी आवाज
आपकी आवाज हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुनीलम जी। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुनीलम जी। तो मैं सवाल हेमंत जी से पूछ लेती हूँ। हेमंत जी, अब इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके साथ आगे और क्या क्या हो सकता है। जो हो रहा है वो हो सकता है बहुत कम है, आगे उनके साथ और बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। आज मैं अरविंद केजरीवाल को सुन रही थी, हरियाणा में थे, हालांकि वो हरियाणा के हवाले से ही बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि हम इंडिया गठबंधन जो बना है लोकसभा इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। ये अभी भी जिन लोगों को लेकर, जिन नेताओं को लेकर शक था, वो अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो अभी अब आगे इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक मजबूत ऑप्शन है और हमें अगर बीजेपी को नहीं चुनना है तो ये हमारे लिए एक पर्याप्त और मजबूत ऑप्शन है। देखिए बुशरा जी, इस पे कई सवाल पे पहले भी कई बार हमारी चर्चा हुई है। अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें तो देखिए, जो इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सारे चीजें करने में खुद सक्षम है, उनको मेरी और आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बदले हुए हालात है उसमें केवल एक ही चीज काम करेगी, और वो काम है एकजुटता। जो पहला काम होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार वाला जो घटनाक्रम हुआ है, जो नाटकीय घटनाक्रम, उसके बाद एक तो तत्काल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए इसकी, और उसमें जो भी इनके जो बाकी चीजें बची हुई हैं चिटपुट अलायंस के अंदर, उन सब को स्टिच करते हुए अपने नैरेटिव को इमीडिएटली एक शेप दें। और वो नैरेटिव क्या हो? दैट शुड बी ए इफेक्टिव काउंटर नैरेटिव। वो काउंटर नैरेटिव क्या है कि असली मुद्दे ये हैं, ये सवाल लोगों से पूछे जाए, सरकार से पूछे जाने चाहिए। सरकार इन मुद्दों से ऐसे भटकाती है, आपको भटकना नहीं है, और अल्टरनेटिव विजन ऑफ गवर्नेंस देना पड़ेगा। मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूं, केवल गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको तत्काल अपने सीट शेयरिंग से लेकर के सारी चीजें स्टिच करनी पड़ेंगी, उनको क्लोज करके, और आगे बढ़े तत्काल प्रभाव से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो वैकल्पिक विजन है, गरीबी ठीक है, गरीबी एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? आपके पास उसका विजन क्या है? पैन इंडिया उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? बेरोजगारी का क्या है, कैसे उसको हैंडल करेंगे? इस तरीके की चीजें जब तक आप, जैसे पिछली बार राहुल गांधी एक न्याय योजना लेके आए थे, 72,000 रुपए टू द पुअरेस्ट, उस टाइम देखिए गजब, 72,000 रुपए सालाना देश के निर्धतम लोगों को उस वोट नहीं दिला पाई कांग्रेस को। और जो किसानों को जो देते हैं हर तीसरे महीने कुछ 1,000-2,000 रुपए, उसका, क्योंकि मोदी के पास पूरा जो सुपारी मीडिया है उसका तंत्र है, न्याय जो उनकी योजना थी उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। और जिक्र किस चीज का हुआ? किसान कल्याण कोष का, तो 2,000 रुपए हर तीसरे महीने में। तो ये है उसकी मीडिया की ताकत, ये है उस पैसे की ताकत, ये है उस प्रोपेगेंडा तंत्र की ताकत, आईटी सेल की ताकत। तो विपक्ष को तत्काल प्रभाव से जो ये नीतीश वाला जो घटनाक्रम है उसको बाद दोबारा से अपने हाउस को इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि इससे कुछ बिगड़ा नहीं है, इससे हमारा जो प्रतिबद्धता है, हमारी जो एकजुटता है, वो और मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अगर वो इस नैरेटिव को लोगों के बीच में, देखिए आम आदमी ने जो देखा है, और कहीं गलती से, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, अगर लालू को अरेस्ट कर लिया कहीं गलती से, या तेजस्वी को अरेस्ट कर लिया, मैं कह रहा हूं बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। बस केवल चिंता यह है कि लैंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, और वो मैच्योरिटी उन्होंने अब तक दिखाई है, चाहे वो सरकार की पलटी हो, चाहे कोई भी इशू हो। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो 2 लाख रोजगार देने की बात बिहार में है, वो युवाओं के एक स्टार बन के उभरे, और पूरे देश में एक नया मॉडल उन्होंने ऐसा दिया कि उसके बाद प्रधानमंत्री भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए दिखाई दी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। और तेजस्वी की उम्र क्या है? ये पहली ऐसी पार्टी है तेजस्वी, जो राष्ट्रीय जनता दल जो है इनकी, जो आज तक बीजेपी के साथ कहीं नहीं गई, जो भी विपक्ष का अलायंस, नहीं तो किसी ना किसी का कोई ना कोई खेल रहा है बीच में। ये जो इनकी जो चीज है, और आज की तारीख में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ उनको मिल सकता है अगर वो, केवल जो राहुल गांधी है कल पूर्णिया में जा रहे हैं, आज वो जब एंटर किए हैं बिहार में, उनकी यात्रा के आप पिक्चर्स देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि बिहार में कांग्रेस आशिया पे कैसे है? तो जनता के अंदर चीजें हैं, जनता चीजों को समझ रही है। आपको केवल उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना है विद ए पॉजिटिव एजेंडा, विद एन अल्टरनेटिव विजन। अगर ये अपोजिशन अलायंस ये कर पाता है, और नीतीश को जिस तरीके से कल से फायरिंग लाइन पे पूरे कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसको भी मुकाम तक लेकर के जाए,
कहीं पर भी सीट, आप मुझे ये बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि इतनी सीटों पे लड़ेगी, आपको लगता है कांग्रेस के पास इतने कैंडिडेट हैं? बिहार में यही गलती कांग्रेस ने की थी कि उसके पास कैंडिडेट नहीं थे, उसके बावजूद भी सीटें ली, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अखिलेश की सरकार बनते बनते रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी को जहां वो वीक है वहां कमान क्षेत्रीय क्षेत्र पर वो देनी चाहिए, उसका पुख्ता है, और जहां अपनी मजबूती चुनाव लड़े। ये भी बड़ी चीज है जो कांग्रेस पार्टी सीटों की अपने स्ट्राइक रेट पर फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और अनिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यही है आपसे कि अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी को और मजबूत करने की इंडिया गठबंधन को जरूरत है। क्या आपको लगता है नीतीश के इस धोखे के बाद अब अगर अपने सारे कदम जो है वो फूक फूक कर रखे जाएंगे, जहां पर सीटों को लेकर बात नहीं बन रही थी वहां अब आपको लग रहा है एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में इंडिया गठबंधन के दल आ जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश ऐसे पलटी मार सकते हैं तो कहीं कुछ और नहीं, अब अगला अगर कुछ ऐसा होता है तो जाहिर सी बात से जाएगा। यहाँ तो यह है कि आरजेडी जैसा एक बड़ा एक मजबूत दल जिसने पूरी स्थिति को अच्छे से संभाला, कांग्रेस ने पूरा उसको साथ दिया और नीतीश कुमार को लेकर एक तरह से हेडलाइंस मैनेज जो करने की बीजेपी की ताकत है वो भी वो मीडिया में नहीं दिख पाई, क्योंकि इतनी बार उन्होंने पलटी मारी कि उन्हें भी समझ नहीं आया कि अगर कंट्रोल करें इस डैमेज को तो कैसे करें। कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस एरोगेंट है, सुनती नहीं है, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन दो सवाल मेरे आपसे कि अभी आगे की स्ट्रेटजी में क्या तब्दीली की जरूरत है। दूसरा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में, उसके बाद झारखंड और इसके बाद और दूसरे राज्यों में जाएगी, कितना फर्क आप इसका भी देख रहे हैं और क्या कॉम्प्रोमाइजिंग जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा नीतीश के जाने के बाद? देखिए, दो दो अलग चीजें हैं। एक तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो अपोजिशन या इंडिया गठबंधन के लिए जो नैरेटिव है और जो ग्राउंड पर जो मोबिलाइजेशन है, एक मास मोबिलाइजेशन जो कि इलेक्टोरल स्ट्रेटजी से बियॉन्ड है। आप कॉन्फिडेंस देते हैं जनता को कि आपकी कोई सुन रहा है और आपको बताने आता है, जो कि पिछले दिनों खत्म हो गई थी पॉलिटिकल पार्टीज में। लोग एक तरफा संवाद करते थे, राहुल गांधी ने दो तरफा संवाद शुरू किया है और उनके इश्यूज को इनको आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहे, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडर नैरेटिव एंड ब्रॉडर पॉलिटिक्स जो बड़ी राजनीति कहते हैं उसका हिस्सा है। लेकिन जो आप स्ट्रेटजी का सवाल है जो कि आपको फंक्शनिंग के लिए करना पड़ता है, काउंटर करना, जो अटैक्स है उनके लिए करना होता है, उसमें मैं हेमंत जी से सहमत हूं कि वो उसमें काफी कुछ करना चाहिए और रियलिस्टिक ढंग से करना चाहिए। उसमें एक दो तीन चीजें और भी है। अब जैसे अभी इंडिया गठबंधन बन गया, कई एक हमारे मित्र हैं वो बराबर पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन का ऑफिस कहाँ है। अब सोचिए, छोटी सी चीज है और कोई इंडिया गठबंधन नाम की कोई ऑफिस नहीं है। कोई इंडिया गठबंधन के नाम से अगर संपर्क करना चाहे, जहां कोऑर्डिनेट करना है, मान लिया जो 28 दल हैं उनको ही आपस में अगर कोऑर्डिनेट करना है किसी सेंटर के जरिए, कौन सा सेंटर उन्होंने बनाया है? तो ना लोकल लेवल पर उन्होंने कोई बनाई है ये स्ट्रेटजी, ना ऊपर लेवल पे। दूसरा है ये कि ये आप समझ लीजिए कि ये जो नीतीश वाली घटना है ना, वो उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, वो स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। उसका है कि काउंटर कैसे करना है पॉपुलर नैरेटिव में, क्योंकि ये ईडी का खेल। आप जैसे देखिए, उसमें मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि जैसे वेस्ट बंगाल में जो हुआ वही नीतीश ने किया बिहार में। वेस्ट बंगाल में नीतीश वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं आई और दिखाने की कोशिश की कि अलग अलग रहना है। क्यों की कोशिश? निश्चित तौर पर ईडी के चंगुल में वो फंसी हुई है और वो दिखना नहीं चाहती है उस तरह से राहुल गांधी के साथ, और जिस उनको वो मतलब उनके इशारों पर काम करना होता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं कि जगदीप धनखड़ जो उनको इतना परेशान किया पूरे चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, वो उसके समय में वो न्यूट्रल हो गई। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट था उनके खिलाफ में, उसके लिए कुछ नहीं किया, पति पद के कैंडिडेट में भी काम नहीं किया। तो ये कई मौके ऐसे आए। तो ये जो दबाव है इसको तो आप काउंटर नहीं कर सकते सीधे, लेकिन इसके लिए आप स्ट्रेटजी, जैसे एक देखिए बिहार में एक आरजेडी के कारण जो कहा इन्होंने सही कि आरजेडी एक बड़े लेवल पर उसने काम किया, उसने उसको कंट्रोल किया, उसने कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी नहीं होने दी, कोई इस तरह का बयानबाजी भी नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो गया
इतने पेशेंस रखा पूरे इस घटनाक्रम में। उनको मालूम था, आपको क्या लग रहा है कि उसको मालूम नहीं था? उन्होंने, खड़गे ने स्टेटमेंट दिया ना कि हमको तो पहले ही लालू और ये तेजस्वी जी ने बताया था और हम मालूम था। तो ये मालूम था, लेकिन उसने कोई ऐसा मौका नहीं दिया नीतीश को कि ऑप्टिक्स क्रिएट कर पाए, बाहर में बोल सके कि देखिए ये किस तरह के लोग हैं, इनके साथ कैसे रहा जा सकता। ये नहीं कह पाए। अब लोग ही कह रहे हैं कि तेजस्वी तो संयम से काम ले रहा था, ये तो मतलब इन्होंने ही पलटी मारी। तो उसने बिना कोई मैनेजमेंट के, बिना कोई पीआर एजेंसीज के, बिना कोई मीडिया के इंतजाम के, ये इसमें वो सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने जो इनकी नैरेटिव थी उनको डिफीट किया। अब देखिए, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, मुझको मतलब मानवता का इतिहास है, उसमें अगर आपको विश्वास है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा है मानवीय सभ्यता में, मानव सभ्यता में, जो कि सच के तरफ उसका झुकाव है। अब ये झुकाव किसी आज का नहीं है, चाहे वो आप बुद्ध लें, क्राइस्ट लें, कोई भी ले, सच जो है वो कभी पराजित नहीं होता है। और इसका पूरे मानवता के इतिहास में है। मतलब ये नहीं है कि हमने 2500 साल के बाद हमको किसी ने सिखाया है। ये सत्यमेव जयते बहुत पुराना है। तो अभी क्या है कि कितना भी किया तो सुपारी मीडिया जो आपकी है, जिसको कि अलग अलग ढंग से, कोई गोदी मीडिया, कोई सुपारी मीडिया, मैं तो कुछ मतलब कहना मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। लेकिन वो उस मीडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश जी को डिफेंड कर पाए। मैं आपको बताऊं कि जैसे सबसे तेज चैनल है और सबसे बिका हुआ चैनल है कई स्तरों पर, वो भी जो है वहां पर भी बीजेपी के प्रवक्ता से बकझक हो रही थी, क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश ने जो किया वो सच्चाई के लिए किया, नैतिकता वाला काम था। तो ये है सच्चाई की जीत कि आप कह नहीं सकते, मतलब आप बहुत सारा पर्दा डालें, लेकिन आप सच को सच ही कहना पड़ेगा। तो ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र नूर का है कि सच में जो है सो कुछ आप हेर फेर, हमको चूंकि ये याद नहीं रहते कोई दोहा और ये, तो उसमें उसका आशय यही है कि सच से बढ़ को ना आप उसको घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं। आप सच है सच। तो ये है कि कुछ नहीं कर पाया, तो ये है उसका ये अभी क्या होगा कि देखिए लालू प्रसाद यादव के साथ जो कर रहे हैं ना, जो उनका वोट बैंक में थोड़ा बहुत वैसिलेशन था तेजस्वी यादव के बारे में या लालू के, वो भी कम हो जाएगा। वो कंसोलिडेट, कम से कम उनको नया वोट जितना मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन पुराना भी उनका बहुत मजबूती से उनके साथ खड़ा हो जाएगा। एक ड्रॉ कर दी नीतीश कुमार ने लाइन, ये बीच में रहने से इनके एक दिक्कत हो रही थी कि एक पक्की लाइन नहीं ड्रॉ हो पा रही थी, क्योंकि ये चाहते थे कि थोड़ा इधर भी रहे थोड़ा उधर भी रहे, जेडीयू बने, क्योंकि जेडीयू का कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस है नहीं बिहार में। वहां सीधी फाइट है सामने में। जेडीयू सामाजिक रूप से अति पिछड़ों को जब इकट्ठा किया है, तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक था, उसने पहले ही जाति जनगणना की शुरुआत कराई, उसको लेकर के, जिसमें कि नीतीश भी शामिल हुए, ये तेजस्वी का किया हुआ था। तो जाति जनगणना के बाद जो बैकवर्ड कास्ट और अति पिछड़ों का जो है जो अलायंस बन सकता था, उसकी शुरुआत तेजस्वी ने कर दी। तो सामाजिक रूप से इनका कोई रेलिवेंस नहीं है, और बीजेपी का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। इसलिए जेडीयू तो 2024 के चुनाव के पहले ही करीब करीब उसको बीजेपी भी चाहेगी कि वो इर्रेलिवेंट हो जाए। वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके बगल में बैठ रहे हैं, जो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक नींद में भी और जगे हुए में भी गाली देते थे। वो शख्स जो है उनके बगल में है, और वो लोग ऐसा नहीं है रेणु देवी जैसा कि कुछ कर ले, या सुशील मोदी नहीं है वो जो कि इनकी बात मान ले। वो सब तो मतलब जिनका कैसे कहा जाए कि कोई गलत शब्द ना हो जाए, लेकिन वो ऐसे हैं जो इनकी तो खबर लेते रहेंगे। तो ये स्थिति पैदा हो गई है। तो जेडीयू और नीतीश कुमार का बहुत असर नहीं होगा। उन्होंने सैबोटेज कर दिया है नेशनल लेवल की जो नैरेटिव है इंडिया गठबंधन की, एक डर और एक तरह का कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। वो सही कहा हेमंत जी ने, उसको एकजुटता की नैरेटिव को रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अब जयराम रमेश
थे, कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि शपथ लेने के 15 मिनट के बाद ही अपना मफलर लेने के लिए जब नीतीश कुमार लौटे तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक मजाक का पात्र बन गए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने जो एक गंभीर नेता के तौर पर जो उनकी इमेज थी, उन्होंने अपने इस कदम से उसको पूरे तरीके से धराशाही कर दिया। आखिरी शायद उनके पास मौका था कि वो कुछ कर लेते अपनी राजनीतिक पारी को खत्म करने से पहले, लेकिन वो चांस भी उन्होंने पूरी तरीके से है। और जो हेमंत सोरेन से लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ जो ईडी के सहारे करने की कोशिश की जा रही है, वो लग रहा है कि वो भी बीजेपी के पक्ष में कभी भी जाते हुए ऐसे भी पहले नजर नहीं आए और अभी भी नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा लग रहा है कि एक सिंपैथी जो है कहीं ना कहीं वो लालू और आरजेडी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। अगर लालू गिरफ्तार होते हैं, हेमंत गिरफ्तार होते हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं उन पार्टियों के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कल पूर्णिया की जो रैली है उसको देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि वो किस पैमाने पर होती है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, अनिल जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।